एक दुबे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की बायोलॉजी में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर किया था। पहली टॉपिक थी, पहला पार्ट का जो वीडियो गया था उसमें हमने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो दूसरा पार्ट उसमें अपलोड किया गया है जिसमें फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, उसके अंदर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि फ्लावर के जो चार पोर्शन होते हैं, उन चारों पार्ट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको गायनोसियम या जायान के नाम से जानते हैं। अगर गायनोसियम की यूनिट को देखा जाए तो गायनोसियम पिस्टिल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसको हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। उसी को थोड़ा सा यहाँ पे फिर से रिव्यू करने का प्रयास किया गया है। एक जो स्त्री केसर होता है ये तीन भागों से मिलकर बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हिंदी में वर्तिकाल, वर्तिका और अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर का जो पूरा हिस्सा होता है इसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था। अब इसी बीजांड की संरचना को हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर बीजांड से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है ये ओवरी के अंदर पाया जाने वाला ओव्यूल है। इस ओव्यूल में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। सबसे पहली बात तो बोर्ड एग्जाम में इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी पूछ लेते हैं और कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसी के लिए हर एक नामों को यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी है। ये एक मेच्योर ओव्यूल है, एक पूर्ण रूप से मेच्योर हो चुका ओव्यूल है जिसमें सारे भाग उसके डेवलप हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो हिस्सा होता है वो है इस ओव्यूल का फ्यूनिकल, जिसके माध्यम से ये ओव्यूल ओवरी के नीचे जो उसका बेस पोर्शन है उसी से जुड़ा हुआ होता है। इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, हिंदी में इसको बीजांड पिंड कहा जाता है। उसके बाद इस ओव्यूल को की जो पूरी बॉडी होती है उस बॉडी को यहाँ पे हम न्यूसिलस या बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये न्यूसिलस, बीजांडकाय। ये मृदुतक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। अब एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं। ये हाइलम क्या है? पूरा का पूरा बीजांडकाय, मतलब पूरा जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इस फ्यूनिकल से जिस जगह पर जुड़ता है उस जुड़ने के स्थान को हम हाइलम या नाभिका के नाम से जानते हैं। अगर डायग्राम को स्पष्टता देखा जाए तो इसमें जो पूरा हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक दोहरी परत का बना हुआ होता है या दोहरी परत की झिल्ली से ढका हुआ होता है। इस दोहरे परत को हम अध्यावरण या इंटेगमेंट कहते हैं। इस अध्यावरण के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पूरा ओव्यूल दो पार्ट में या दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। नीचे अध्यावरण ने एक छोटा सा गेट या छेद के जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है। उस पूरे पोर्शन को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, और माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट पोर्शन जो होता है उसको चलाजा या निभाग के नाम से जानते हैं। वास्तव में अध्यावरण या इंटेगमेंट का काम क्या है, या किस चीज के ऊपर का ये आवरण है उसको देखते हैं। इस बीजांड के अंदर का जो सबसे मुख्य भाग है वो है इस बीजांड के केंद्र में पाया जाने वाला एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। ये एक ऐसा कोश होता है, एक ऐसा थैला होता है जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण होना होता है, या निषेचन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो इसी भ्रूण कोश के अंदर संपन्न होती है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए दोनों तरफ से डबल लेयर्ड इंटेगमेंट पाया जाता है। अब इस भ्रूण कोश की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी पूरी संरचना कैसी होती है, उसको हमने एक अलग डायग्राम में यहाँ पर समझाया। वास्तव में भी मैंने जैसे बताया कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक मैच्योर ओव्यूल का है। जब
शुरुआती दौर में एक बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, उस समय उसके अंदर एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन की जो घटना है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है उसके बारे में हम देखें। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पैरेन्काइमेटस सेल के बने हुए होते हैं। धीरे धीरे जैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी के बाद इनके अंदर की जो हाइपोडर्मल सेल होती हैं, खास तौर पे माइक्रोपाइल रीजन की जो हाइपोडर्मल सेल होती हैं, उसमें से कोई एक सेल ऐसी होती है जो इनलार्ज हो जाती है, उसकी संरचना अन्य कोशिकाओं से कुछ अलग हो जाती है। उन सबसे पहली बनी हुई कोशिकाओं को हम आर्की स्पोरियल सेल या प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं। अभी जो प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल है, ये आर्की स्पोरियल सेल डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद में इसमें दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, पहला पैराइटल सेल और दूसरा स्पोरोजिनस सेल। पैराइटल सेल जो बाहर की ओर होता है और स्पोरोजिनस सेल जो बीजांडकाय में अंदर की ओर स्थित होता है। इन दोनों सेल्स के बनने के बाद में पैराइटल सेल में आगे कोई भी डिवीजन नहीं होता है, लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस सेल एक्टिव रहती है और इसकी एक्टिविटी में सबसे पहले स्पोरोजिनस सेल मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ये मेगा स्पोर मदर सेल, इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और उस रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। ये चारों मेगा स्पोर बच्चों हैप्लॉइड होते हैं। ये भी क्वेश्चन मेडिकल में पूछा गया है कि इस पूरी प्रोसेस को बच्चों मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान बने हुए मेगा स्पोर कैसे होते हैं, तो वो हैप्लॉइड होते हैं। तो आइए अब उसके आगे ही घटना देखते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है। ये चारों मेगा स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। अब इन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 मेगा स्पोर इनएक्टिव हो जाते हैं और केवल एक ही मेगा स्पोर बचता है। वो मेगा स्पोर आगे विभाजन कर सक्रिय हो जाता है। सक्रियता के बाद में वो विभाजन करेगा और विभाजन करने के बाद में वो एक कंप्लीट एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है। विभाजन के दौरान होता क्या है, जो मेगा स्पोर बचा, जो सक्रिय मेगा स्पोर या एक्टिव मेगा स्पोर बचा है, वो एक्टिव मेगा स्पोर 3 टाइम डिवीजन करता है। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। इस प्रकार से कुल 8 कोशिकाओं का, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये केवल न्यूक्लियर डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है और उसमें 1 मेगा स्पोर से 2, वो दोनों मेगा स्पोर फिर से डिवाइड करके 4 और उन चारों मेगा स्पोर में डिवीजन के बाद में कुल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। उन 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस जो हैं वो चलाजल इंड की ओर चले जाते हैं, ऊपर की ओर, इधर चलाजा इंड होता है। 3 न्यूक्लियस नीचे की ओर आ जाते हैं, इधर माइक्रोपाइल इंड होता है और 2 न्यूक्लियस बीच में आकर स्थित हो जाते हैं। इस दौरान कुछ घटनाएं और घटित होती हैं। चलाजल इंड की तरफ जो तीनों न्यूक्लियस जाते हैं उनमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है और वो एक कंप्लीट सेल के फॉर्म में हो जाता है। इसी प्रकार से माइक्रोपाइल इंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस आते हैं उसमें से 2 न्यूक्लियस जो सिनर्जिड सेल के फॉर्म में होते हैं और 1 न्यूक्लियस जो एग न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, वो अंडकोश का बनाता है, वो एग सेल होती है। यही एग सेल आगे चलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। बीच में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जाने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी राइज होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो सेक कितने न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये बच्चों 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, 8 केंद्रकीय संरचना है। लेकिन अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो यही एम्ब्रियो सेक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, 7 कोशिकीय संरचना। तो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर चलाजल इंड पर अगर देखें तो जो 3 सेल्स होती हैं इनको हम एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। नीचे की ओर जो 3 सेल्स होती हैं इनको एग apparatus कहते हैं। इन तीनों सेल्स में बीच में जो एक बड़ी सेल आपको दिखाई गई है ये एग सेल होती है और उसके अगल बगल की जो दोनों सेल्स होती हैं उसको सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। बिल्कुल मध्य में जो उसका
केंद्रक उपस्थित होता है उसको पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये जो पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टॉपिक है, इस टॉपिक से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, पूरे बीजांड की संरचना। दूसरा क्वेश्चन जो कि अभी हमने समझाया था, एक छोटा सा टॉपिक बनता है मेगास्पोरोजेनेसिस, किस प्रकार से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, उस टॉपिक के बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल या फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा विकास कैसे होता है, किस प्रकार से उनके अंदर कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसके बारे में प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आई होगी। ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी टॉपिक पे कोई भी समस्या हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी दें। इन्हीं भावनाओं के साथ में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।